Hello students. So this is a recap video of chapter 1 sexual reproduction in flowering plants. So सबसे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था फ्लावर के बारे में। तो किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का जो बेस होता है उसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस पे चिपके होते हैं या फिर थैलेमस को बेस मान के उसके ऊपर होते हैं हमारे पास होते हैं चार फ्लोरल वर्ल्स। क्या क्या होते हैं फ्लोरल वर्ल्स? सेपल, पेटल, इसके अलावा हमारा स्टेमन जो कि एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इस पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। तो मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल या फिर कार्पल। देखिए, सेपल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलेक्स। पेटल्स के ग्रुप को कोरोला। स्टेमन जो मेल पार्ट है उसको कहा जाता है, उसके ग्रुप को कहा जाता है एंड्रोशियम। और जो फीमेल पार्ट है, तो फीमेल का मतलब होता है गायनी, फीमेल का डॉक्टर भी होता है गायनेकोलॉजिस्ट। वैसे ही ये जो फीमेल पार्ट है जिसे हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, इसके ग्रुप को कहा जाता है गाइनोशियम। अब ध्यान रहेगा आपको, सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं कैलेक्स, पेटल के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, स्टेमन जो कि मेल पार्ट है उसके ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट है उसके ग्रुप को कहते हैं, यानी कि पिस्टिल के ग्रुप को कहते हैं गाइनोशियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आइए देखते हैं सबसे पहले फीमेल पार्ट को। फीमेल पार्ट को कहते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, उसके नीचे का जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो लास्ट का पोर्शन है जो कि एक बल्ज आउट पोर्शन कहते हैं इसको, एक फूला हुआ पोर्शन है, उसको कहते हैं ओवरी। तो पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वहीं मेल की बात करें तो मेल के पूरे सेट को हम कहते हैं स्टेमन, और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है एंथर, और उसके नीचे जो पतली सी डंडी होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बताइए फिलामेंट का डिस्टल पार्ट किससे अटैच होता है और प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज़ अटैच टू थैलेमस और पेटल। यानी कि ये जो फिलामेंट का नीचे वाला पार्ट है, जो पहला पार्ट है, वो अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल से, और जो डिस्टल पार्ट है वो अटैच होता है एंथर से। तो जहाँ पे एंथर दिख रहा है ना आपको, वो एंथर फिलामेंट के कौन से पार्ट से अटैच है? डिस्टल पार्ट से। इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। और वो स्टेमन फ्लावर से कहाँ जुड़ा हुआ है? प्रॉक्सिमल पार्ट से। और प्रॉक्सिमल पार्ट से वो किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? यानी कि या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर पेटल से। आगे आते हैं, अब हम बात करेंगे फ्लोरल वर्ल्स की। बता दिया मैंने आपको, ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला, ग्रुप ऑफ पिस्टल गाइनोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, ठीक है। आइए अब बात करेंगे हम सेपल्स की। अगर सेपल्स आपस में चिपके हुए हैं तो उसे कहते हैं गैमोसिपेलस, और अगर सेपल्स आपस में खुले हुए हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसिपेलस। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर होता है आपका पेटल्स का। अगर पंखुड़ियाँ आपस में खुली हुई हैं तो उसको हम कहते हैं गैमोपेटलस, सॉरी, अगर आपस में चिपकी हुई हैं तो कहते हैं गैमोपेटलस, और अगर आपस में खुली हुई हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेटलस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन पे। मैंने आपको समझाया था कि एंथर क्या होता है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? दो लोब्स होते हैं। ये देखिए, ये है आपका स्टेमन, और स्टेमन के ऊपर ये होते हैं दो लोब्स, ओके। इसके अलावा एंथर इज़ अ डिस्टल पार्ट ऑफ स्टेमन। वो हमने समझ लिया कि एंथर क्या है? किसी भी स्टेमन का डिस्टल पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है? फिलामेंट। आगे आइए, इसके अलावा लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस और पेटल। ये हम पढ़ चुके हैं कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहाँ से अटैच होता है? थैलेमस से या फिर पेटल से। लास्ट में लिखा हुआ है एंथर इज बाइलोब्ड, डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इसका। इसको अगर मैंने बीच में से काटा तो ये आपको हर एक लोब के अंदर दो थीका दिख रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डायथिकस। और इसके अलावा अगर मैं हर एक थीका के अंदर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू होती है, तो टोटल एक एंथर के अंदर दो लोब हैं, हर लोब के अंदर दो थीका होंगे, और हर थीका के पास अपना एक स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा। तो कितने स्पोरोजीनियस टिश्यू हुए? चार। इसलिए इसको हम कहते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, ओके। चलिए आगे देखिए, क्या लिखा है इसमें? एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो आपको सर्कुलर आउटलाइन दिख रहे हैं चार,
ये सर्कल्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी एक सर्कल होता है, उसे हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज सर्कुलर इन आउटलाइन, इट इज़ सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। यानी कि ये जो आपको 4 सर्कल दिख रहे हैं ना, ऑब्वियसली ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये सर्कुलर होते हैं और इनके बाहर 4 दीवारें होती हैं। ये दीवारें किसकी हैं? ये दीवारें एंथर की हैं। ठीक है, कई बच्चों ने पॉलन ग्रेन की दीवारों को, जब मैंने पूछा कि डिफाइन द वॉल्स ऑफ या फिर डिफाइन द कवरिंग्स ऑफ पॉलन ग्रेन, तो उन्होंने क्या लिख दिया? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। पॉलन ग्रेन तो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर है ना, हम स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाहर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके बाहर की 4 दीवारें की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी 4 दीवारें है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। इसमें से बाहर की 3 दीवार का काम क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, और जब एंथर बड़ा हो जाएगा तब उसको तोड़ने के काम आएगा। ठीक है, तो इनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड डेहिकेशन, तोड़ना मतलब डेहिकेशन। इसके बाद जो लास्ट की दीवार है उसका नाम है टैपेटम। उसका काम है कि वो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर बन रहे पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, टैपेटम की 2 खास बातें हैं। पहला कि उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, दूसरा कि वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। चलिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है? व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ, पता है हमें, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। उसने क्या कर रखा हो? सेंटर को ऑक्यूपाई करके रखा होता है। सही बात है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल बहुत ही सिमिलर होती है, इसलिए उसको हम कहते हैं होमोजीनियस सेल। सारी की सारी आपस में सिमिलर है। इसके अलावा स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल को मैं क्या बोलता हूँ? पोटेंशियल पॉलन या फिर पॉलन मदर सेल। यानी कि एंथर को काटने पे जो हमको 4 गोले दिखते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में जो टिश्यू है जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, वो टिश्यू की हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पॉलन या फिर पॉलन मदर सेल। अब पोटेंशियल पॉलन या पॉलन मदर सेल क्या करेगी? वो, उसकी प्लॉइडी है 2n, वो डिप्लॉइड है, तो अब वो करेगा मियोसिस। उसने मियोसिस किया, उसने बनाई 4 सेल, और चारों की चारों सेल की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। उन्हें ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस करेंगे, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाएंगे सबसे पहले? माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि पॉलन मदर सेल ने मियोसिस किया और क्या बनाया? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया। आगे सुनिए, ऑल द 4 पॉलन ग्रेन आर अटैच्ड टू ईच अदर। वो चारों के चारों जो सेल बनी है ना, वो चारों सेल आपस में चिपकी हुई होती है, उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर होता है और अपने अंदर का पानी सुखा देता है, जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। पानी सूखने की वजह से ये चारों सेल आपस में खुल जाती हैं और फिर इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की हर एक सेल क्या बन चुकी होती है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन जो बना है, जो एंथर के अंदर है इस समय, ये है मेल गैमेटोफाइट। यानी कि मेल गैमेट इस पॉलन ग्रेन के अंदर है। अब ये एंथर फटेगा, और फटेगा कैसे? इसके बाहर की जो 3 वॉल है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये टूटेंगी। इनके टूटने की वजह से इस एंथर के अंदर से जितना पॉलन ग्रेन है वो सब बाहर आ जाएगा, और वो पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमेट है। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर है, तो पॉलन ग्रेन क्या बन जाता है? मेल गैमेट को रखने वाला, तो वो कहलाता है गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो है मेल गैमेट। आगे बढ़ते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो पॉलन ग्रेन का अपना अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग शेप होता है। ठीक है, और उनकी कवरिंग होती है। आइए अब उनके बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली देखा जाए तो सारे के सारे किसी भी स्पीशीज़ का हो, चाहे रोज़ का हो, चाहे मैंगो का हो, चाहे सनफ्लावर का हो, सभी के पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। इसके अलावा इनका जो साइज़ होता है वो होता है 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। डायामीटर इनका कितना होता है? 25 से 50। अगर मैं रेडियस की बात करूँगा तो 12.5 से 25, 12.5 से 25 माइक्रोमीटर इनका रेडियस होता है, और 25 से 50 डायमीटर होता है। ठीक है, आगे आइए। इनके अंदर 2 कवरिंग होती है, एक होती है एक्साइन, एक होती है एंटाइन। एक्साइन, इंटाइन। अब पॉलन ग्रेन की कवरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है,
पॉलन ग्रेन के अंदर दो कवरिंग होती है, एक्साइन और इंटाइन। पॉलन ग्रेन कहाँ से निकला है? स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर से। स्पोरोजीनियस टिश्यू कहाँ पे थी? माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में। एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। और चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अगर बाहर हम दीवारें देखें तो वहाँ पे 4 दीवारें थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम। बाहर की 3 दीवारें फटती हैं तो उसके अंदर से निकलता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के अंदर दो कवरिंग है, कौन कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। बाहर की कवरिंग होती है एक्साइन, वो बनती है स्पोरोपोलिन से। फिर कवरिंग होती है इंटाइन, वो बनती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। इसके बाद हमने पढ़ा स्पोरोपोलिन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, कोई नेचुरल एंजाइम नहीं है जो उसको तोड़ सके। इसके बाद क्योंकि वो सबसे हार्ड मटेरियल है और उसके अंदर हमारा मेल गैमेट है, तो उसके अंदर से मेल गैमेट बाहर कैसे आएगा? इसीलिए एक्साइन में होते हैं कुछ छेद जिन्हें हम कहते हैं जर्म पोर। उनका काम क्या है? जर्म पोर का फ़ायदा ये होता है कि आगे जाके जब इंटाइन टूटेगा, यानी कि एक्साइन की नीचे वाली कवरिंग टूटेगी, तब उसके अंदर से, पॉलन ग्रेन के अंदर से जो मेल गैमेट होता है वो बाहर आ पाएगा। आइए अब देखिए, इंटाइन जो होता है वो पतला होता है और कंटिन्यूअस होता है। पॉलन ग्रेन को अगर आप बीच में से काटेंगे तो पॉलन ग्रेन के अंदर आपको दो तरह के सेल दिखेंगे, दो टाइप के सेल। कौन कौन से? वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और वेजिटेटिव सेल के अंदर अच्छा खासा खाने का मटेरियल होता है। वहीं हम बात करेंगे अगर जनरेटिव सेल की, तो वो छोटी सी होती है। जनरेटिव सेल वो छोटी होती है, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। उसका शेप भी सर्कुलर नहीं होता, वो स्पिंडल शेप की होती है, यानी कि नुकीले शेप की होती है। उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक होता है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी छोटा ही होता है, क्योंकि सेल भी छोटी है तो उसके अंदर का न्यूक्लियस भी छोटा है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया आपको, वेजिटेटिव सेल का और जनरेटिव सेल का। वेजिटेटिव सेल बड़ी है और उसके साइटोप्लाज्म में कौन घूम रहा है? जनरेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट कौन सा है? वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल? तो ध्यान रखेंगे, आपका जो मेल गैमेट है वो है जनरेटिव सेल। ओके, आगे देखिए। अब देखिए, कायदे से हमें पता है कि किसी भी पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव, यानी कि एक बड़ी वाली सेल और 2 छोटी वाली सेल्स। जो 2 छोटी सेल हैं जनरेटिव सेल, वो हमारा मेल गैमेट है। तो 2 मेल गैमेट होने चाहिए। अगर किसी पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होंगे तो कितनी सेल होगी पॉलन ग्रेन के अंदर? एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव, यानी कि टोटल 3 सेल। लेकिन 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं, क्या लिखा है? इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। यानी कि जब ये पॉलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है तब उसके अंदर 2 ही सेल होती हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, जबकि हमें 2 जनरेटिव सेल चाहिए। तो क्या होता है, ये जो 60% एंजियोस्पर्म है ना, इनके अंदर जो दूसरा जनरेटिव सेल है वो पता है कब बनता है? जब ये जाके बनाते हैं पॉलन ट्यूब। इसके अलावा जो 40% एंजियोस्पर्म होते हैं, 40% के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो पहले से ही 3 सेल की स्टेज में निकलता है। 3 सेल कौन कौन सी? देखिए क्या लिखा है, एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। तो यानी इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 60% ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 सेल है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, इनकी जनरेटिव सेल को माइटोसिस करके डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ करेंगे ये काम? जब ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि किसी पिस्टल के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, ये लिखा भी हुआ है, इन द 60% ऑफ 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन्स द जनरेटिव सेल डिवाइड इन द पॉलन ट्यूब टू मेक 2 जनरेटिव सेल। ठीक है, अगली लाइन सुनिए, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज। देखिए, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो कई बार एलर्जी करते हैं। कौन कौन सी? जो 2 मेन मानी गई एलर्जी हैं इसकी, वो है एज़मा और ब्रोंकाइटिस, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पॉलन ग्रेन बहुत सारे खाने के भी यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में। इसके अलावा ये रेस हॉर्सेस की और एथलीट्स जो होते हैं उनकी स्टेमिना में इन्हेंसमेंट लेके आता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉलन ग्रेन एक बार एंथर से निकल गया तो वो कितने समय तक पॉलन ट्यूब बना सकता है? यानी कि ऐसा ना हो कि आज वो एंथर से निकला है और 6 महीने बाद जाके कहाँ पे लैंड हुआ? स्टिग्मा पे। तो क्या वो पॉलन ट्यूब बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? तो ये अलग अलग स्पीशीज़ में वेरी करता है, मैंने आपको बताया था। इसे कहते हैं वायबिलिटी। ठीक है, तो जो 30 मिनट की वायबिलिटी होती है वो होती है आपकी वीट में और राइस में।
सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे तक कोई पॉलन ग्रेन वायबल रहता है। मतलब कि अगर यहाँ वो एक बार पॉलन ग्रेन एंथर से निकला तो आधे घंटे के अंदर वो किसी फीमेल पार्ट तक पहुँच जाना चाहिए, वरना आधे घंटे बाद वो पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। ये केस होता है वीट का और राइस का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोजेसेई, लेग्यूमिनेसेई एंड सोलिनेसेई की, तो इन तीनों के अंदर ये चीज़ होती है महीनों तक। अगर आज पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकला है तो वो कुछ महीनों बाद भी अगर जाके किसी फीमेल पे लैंड करेगा तो अपना पॉलन ट्यूब बना पाएगा। ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं? रोजेसेई, लेग्यूमिनेसेई एंड सोलिनेसेई। और 30 मिनट तक कौन वायबल रहता है? खाली वीट एंड राइस। इसके अलावा वायबिलिटी का असर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से ही पड़ता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी कम गर्मी है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हमने देखा कि पॉलन ग्रेन को स्टोर कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था आपको -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, इसे स्टोर किया जाता है। इसके अलावा वो सेल्सियस को चेंज करके केल्विन में आंसर कर सकता है या फिर वहाँ पे फ़ारेनहाइट भी लिख सकता है। तो ध्यान रखना कि ये गलती ना करें आप, या पकड़ लें इन गलतियों को। अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल। ठीक है, देखिए गाइनोशियम क्या होता है? कार्पल के ग्रुप को हम कहते हैं, या फिर पिस्टल के ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोशियम। इसके अलावा अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पिस्टल हो किसी फ्लावर में तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी, या फिर एक ही कार्पल हो, जो कि एक ही बात है, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब एक। अगर एक से ज़्यादा कार्पल होंगे तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं तो हो सकता है वो आपस में चिपके हुए हों या आपस में खुले हुए हों। अगर वो आपस में चिपके हुए हैं तो इसका एग्जाम्पल है सिनकार्पस। अगर खुले हुए हैं तो एपोकार्पस। आपको एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने। अगर सिनकार्पस है तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या था? पेपेवर। एंड एपोकार्पस का मिकेलिया। ठीक है, अब देखिए किसी भी एक कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर होते हैं अपनी अपनी कैविटी, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लॉक्यूल या फिर ओवेरियन कैविटी। ठीक है, उन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कौन अटैच होता है? ओव्यूल। यानी कि फीमेल पार्ट का नाम है कार्पल। कार्पल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, सिमिलरली जैसा किसमें था? मेल्स में सबसे पहले होता है एंथर। एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। वैसे ही फीमेल्स के अंदर होता है कार्पल। कार्पल का पार्ट होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम। मेल्स में क्या था? एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल्स में क्या है? ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम किसको कहते हैं हम लोग? ओव्यूल को भी कहते हैं। ओव्यूल को ही कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम, एक कंपैरिजन दिखाता हूँ मेल का और फीमेल का। ठीक है, ये है मेल स्टेमन, ये है फीमेल कार्पल। स्टेमन के काटने पे उसके अंदर जो बीच का सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो फीमेल के अंदर जो एक पार्ट है ओव्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। मेल को काटने पे क्या मिलता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल को बीच में से काट दिया तो क्या मिला आपको? मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बीचों बीच एक टिश्यू होती है, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम का गोला, उसके बीच में एक टिश्यू होती है स्पोरोजीनियस टिश्यू। वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी एक टिश्यू होती है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलर टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू की हर एक सेल को, एवरी सेल को हम क्या बोलते हैं? पीएमसी। और न्यूसेलस टिश्यू की सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेल को हम क्या बोलते हैं? एमएमसी। बस इतना ही फ़र्क है। ये पीएमसी क्या बनाएगी? 4 पॉलन ग्रेन, और ये एमएमसी क्या बनाएगा? एक एम्ब्रायो सैक। 4 के 4 पॉलन ग्रेन क्या कहलाते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और ये एक एम्ब्रायो सैक क्या कहलाता है? एम्ब्रायो सैक कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। इस पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ये है मेल गैमेट। और इसके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं एग सेल। बस इतना ही पढ़ना था आपको, समझे? इसको आप चाहे तो बहुत ही साफ साफ अपनी कॉपी में लास्ट पन्ने पे बना भी सकते हैं। अब ओव्यूल है। अगर आप जो ओव्यूल है, जो आपकी फीमेल के अंदर ओवरी है, उस ओवरी के अंदर होता है ओवेरियन कैविटी। क्या होता है? ओवेरियन कैविटी। मैंने बताया था आपको, ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होते हैं? प्लेसेंटा होते हैं, और प्लेसेंटा के ऊपर क्या चिपका होता है? ओव्यूल चिपका होता है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी ओवरी के अंदर, पूरी ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल हो,
इसके एग्जांपल क्या है आपके पास? वीट, पैडी और मैंगो। और हो सकता है किसी किसी ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या हों, ओव्यूल्स हों। उसके एग्जांपल क्या है? पपाया और वाटरमेलन। देखिए, ये है फीमेल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी को बीच में से काटा तो उसके अंदर क्या है? ये 4 कमरे हैं, दिख रहे हैं आपको? इन्हें कहते हैं, इन कमरों को क्या बोलते हैं हम? ओवेरियन कैविटी या फिर ओवेरियन लॉक्यूल्स। इन लॉक्यूल्स पे क्या होता है? ये एक एक क्या है ये सब? ये हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के ऊपर क्या होता है हमारे? ओव्यूल होते हैं, समझे? और इस ओव्यूल को हम क्या कह सकते हैं? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। अब हो सकता है कि ये ऐसा हो कि किसी ओवरी के अंदर ये 4 ओव्यूल हों। हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि पूरी ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीच में नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही ओव्यूल हो। ऐसा भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं ओवरी के अंदर कोई एक ओव्यूल होना। इसे कहते हैं ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल होना। ऐसे के एग्जाम्पल क्या हैं? मैंगो, पैडी, ठीक है, इसके बाद वीट। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आपके पास हो गया पपाया, ठीक है। इसके अलावा वाटरमेलन, ये सब हो गए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। द ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाक। हम पढ़ चुके हैं कि ओव्यूल के नीचे क्या होता है? एक पार्ट होता है हल्का सा, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। वो फ्यूनिकल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल और प्लेसेंटा के अटैचमेंट के बीच को हम क्या बोलते हैं? हाइलम। उस जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम। वो रीजन क्या होता है? हाइलम। आगे देखिए, हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। आगे देखिए, ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसका नाम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट। बनाता हूँ ना मैं हमेशा। न्यूक्लियस के ऊपर जो गोल गोल कवरिंग होती है हल्की हल्की, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट जब मैं बनाता हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं एक जगह छोड़ देता हूँ, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल, ठीक है। ये देखो कैसा होता है। देखो, ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। ये ओव्यूल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से। किससे? प्लेसेंटा से। ये प्लेसेंटा किससे अटैच होता है? पूरी की पूरी ऐसे क्या आती है? ओवरी। तो ओवरी से कौन अटैच है? ओवरी के अंदर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन अटैच है? ओव्यूल। किस जगह से? इसे कहते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और प्लेसेंटा जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल, ये पूरा का पूरा क्या है? ओव्यूल। तो इस रीजन को पता है क्या बोलते हैं? इस जगह को, इस रीजन को जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल का अटैचमेंट है, इसे हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इसके अलावा ये क्या है आपका? न्यूक्लियस टिश्यू। और न्यूक्लियस के बाहर ये कौन सी कवरिंग है? क्या कहते हैं इसको? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। एक और ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? कोई एक माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल जगह है, माइक्रोपाइल जगह से किसी एक सेल को चुना जाएगा, उसे बोलते हैं हम एमएमसी। वो एमएमसी डिवाइड करके क्या बनाएगी? 4 सेल बनाएगी। उसमें से 3 मर जाएंगी, बचेगा एक, और वो एक बड़ा होकर क्या बना लेगा? एम्ब्रायो सैक। समझे? ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या था? माइक्रोपाइल। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसका उसका क्या बोलेंगे? चलाजा, ठीक है। उसे कहते हैं चलाजा लैंड। इसको कहते हैं जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट था उसे कहते हैं माइक्रोपाइलर लैंड, ठीक है। वहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। आगे देखिए न्यूक्लियस के बारे में। द सेल ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको टेस्ट में कि द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। और ये कौन सी लाइन है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझे? तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आता है, दिया था मैंने आपको। ये देखिए, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रायो सैक। हमने देख लिया अभी अभी कि न्यूक्लियस के अंदर से ही एक सेल क्या बनेगी? एमएमसी बनेगी, डिवाइड करेगी, 3 सेल 4 सेल बनाएगी, 3 मरेंगी, एक बचेगा, वो क्या बन जाएगा? एम्ब्रायो सैक। आगे, एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ये हम पढ़ चुके हैं कि ओव्यूल के अंदर दरअसल एक ही एम्ब्रायो सैक होता है जो कि एक ही मेगास्पोर से बनता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इस पन्ने में वही समझाया जो मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, यानी कि मेल गैमेटोफाइट का। और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर का जनरेशन, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। आगे देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? सेम चीज़ है। ओव्यूल डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। सही बात है, ओव्यूल के अंदर होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस अपने माइक्रोपाइलर रीजन से किसी एक सेल को डिफ्रेंशिएट करेगी और क्या बोलेगी, उसको बोल देगी मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। सही बात है। आगे देखिए, द एमएमसी, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोटिकली डिवाइड करेगा, ये भी मियोटिक डिवीजन करेगा, एक का बनाएगा चार, है ना, उसमें से उसे क्या बोलेंगे, चार मेगास्पोर। अब ये क्या होगा, इसमें से कोई एक ही बच पाएगा, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ वन मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है MMC2N, इसने किया मियोसिस और क्या बनाया, चार मेगास्पोर। चारों के चारों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। इन चार में से तीन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। आउट ऑफ 4 3 डीजनरेट, ओनली 1 सर्वाइव। जो एक बचेगा उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है। और वही फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके, आगे वो जाके बन जाएगा एम्ब्रायो सैक। ठीक है। अब देखिए क्या ये, सबसे पहले आपके पास फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ये दिखाया मैंने ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर रीजन पे हम किसी एक सेल को क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के नीचे किसी एक सेल को मैं क्या बोलूँगा, माइक्रोपाइलर रीजन से किसी एक सेल को हम बोलेंगे MMC। इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2N। उसके बाद ये MMC करेगी मियोसिस, और मियोसिस करके बनाएगी 4 सेल। उन चारों को हम क्या बोलेंगे, 4 मेगास्पोर। मेगास्पोर टेट्राड कहते हैं, इसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इसमें से 3 सेल क्या हो जाएंगी, मरेंगी। जो एक सेल बच जाएगी उसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और वही एक फंक्शनल मेगास्पोर बड़ा होकर क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रायो सैक। किसके अंदर, न्यूक्लियस के टिश्यू के अंदर। और इसके ऊपर कौन सी कवरिंग है, इंटेग्यूमेंट की कवरिंग से। याद आया, इंटेग्यूमेंट की कवरिंग इस तरह से ये अटैच है प्लेसेंटा से। डन। आगे देखिए, अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना है एम्ब्रायो सैक, वो कैसे बना है वो देखते हैं। देखिए ये है एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर पहले करेगा पहला न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगा। फिर ये करेगा पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद दूसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तब बनेंगे 4 न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर। ये फिर से सेल डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद ये करेगा तीसरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या हो जाएंगे, 8 बन जाएंगे। एक बार ये एक 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, इसे कहते हैं 8 न्यूक्लिएट और 1 सेल। अभी एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई हैं। फिर इसके अंदर क्या बनेगी, सेल वॉल डलेगी। ऐसे धीरे धीरे सबके ऊपर सेल वॉल डल गई। जब सेल वॉल डल गई तब एक स्टेज आती है इसकी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, और इसका नाम क्या है, इन तीनों का नाम एंटीपोडल। ये है चलाजल एंड पे, ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये देखो ऊपर क्या है, चलाजा, उस पे है एंटीपोडल, फिर है ये सेंट्रल सेल, और नीचे आता है ये माइक्रोपाइलर रीजन, जहाँ पे क्या है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स। और इसके अलावा ये क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस।